Welcome all of you to our channel Lab Chai Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. पिछले वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन देखे थे, अब हम उसके आगे देखेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है 41 नंबर, द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज, आपके ऑप्शन है 8.5 to 9, सेकेंड ऑप्शन इज 2.5 to 3, थर्ड ऑप्शन इज 4.5 to 6 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 7.5 to 8। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.5 to 6। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एनालाइज्ड इन रीनल क्लियरेंस टेस्ट। तो रीनल क्लियरेंस टेस्ट में हम लोग किसको डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ आपके हैं क्रिएटिनिन, हेमोग्लोबिन, मैनिटोल, द लास्ट ऑप्शन इज यूरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के लिए हम लोग स्पेशल टेस्ट लगाते हैं हेमेटोक्रिट मेथड, तो उससे या सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है उससे भी हम लोग इसका पता लगाते हैं, ठीक है। और जो हमारा रीनल क्लियरेंस टेस्ट है तो वहाँ पे क्रिएटिनिन, मैनिटोल, यूरिया, इन सबको हम लोग उससे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सीमन एनालिसिस शुड बी परफॉर्म्ड विद इन हाउ मच टाइम ऑफ इट्स कलेक्शन। आपके ऑप्शन है 1 आवर, 12 आवर, 24 आवर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 6 आवर। यानी जो हम लोग सीमन एनालाइज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो कलेक्शन के लिए कितने टाइम्स तक हम उसको कर सकते हैं, बेस्ट होता है उसको एनालाइज करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 44, द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरोबिलिनोजन इन स्टूल एनालिसिस इज। यानी स्टूल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसमें नॉर्मल रेंज क्या होता है यूरोबिलिनोजन का स्टूल सैंपल में। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 5 to 45 mg पर 24 आवर, 30 to 300 mg पर 24 आवर, थर्ड ऑप्शन इज 5 to 45 mg पर 48 आवर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 30 to 300 mg पर 6 आवर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 to 300 mg पर 24 आवर, ठीक है। अब सबसे पहले यदि हम बात कर लेते हैं यूरोबिलिनोजन के बारे में, तो ये फॉर्म कैसे होता है। तो ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो है, जो बाइल पिगमेंट होता है उससे ये हमारा यूरोबिलिनोजन बनता है, ठीक है। यदि कभी आ जाए तो किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से होता है। और ये कहाँ पे ये फॉर्म होता है, तो इंटेस्टाइन में ये फॉर्म होता है, ठीक है। यानी बाइल पिगमेंट ही टूट के यूरोबिलिनोजन बनता है, ठीक है। यदि इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो कंडीशन क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा हेमोलाइटिक एनीमिया। यानी हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में जो यूरोबिलिनोजन होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी यदि इंक्रीज हो रहा है तो समझ जाना है आपको कि हेमोलाइटिक एनीमिया है। और यदि हम बात करें यूरिन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 4 mg पर डे, ठीक है। ये इसका नॉर्मल लेवल है, ठीक है, यूरोबिलिनोजन का, किसमें, यूरिन में। और यदि इससे कम दिखता है तो इसका मतलब है कि लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है इसका मतलब है जॉन्डिस, ये जॉन्डिस का शिकायत आ सकता है। यानी नॉर्मल है तो ठीक है, यदि उससे ज़्यादा है, एलिवेटेड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द अमाउंट ऑफ सोडियम एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन पर डे। आपके ऑप्शन है 800 मिलीमोल्स पर डे, सेकेंड ऑप्शन इज 600 मिलीमोल्स पर डे, थर्ड ऑप्शन जो आपका है 400 मिलीमोल्स पर डे एंड द लास्ट ऑप्शन इज 200 मिलीमोल्स पर डे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 मिलीमोल्स पर डे। कभी कभी ये आपको रेंज में भी मिल सकता है। यदि रेंज में आपको 40 to 220 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिलता है तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो सोडियम के बारे में। तो एक ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका किडनी ढंग से कैसे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि हमारा किडनी ढंग से वर्क करता है तो उसकी जो नॉर्मल रेंज है, ये जो हमें दिख रहा है ये नॉर्मल रेंज, तो इसमें यदि इतना आ रहा है तो ठीक है, किडनी ढंग से वर्क कर रहा है। यदि इसमें कभी कभी ये किडनी जो है ढंग से वर्क नहीं करता, तो लो फंक्शन होने की वजह से, तो वहाँ पे क्या होगा कि सोडियम का जो नॉर्मल लेवल है उससे ये लो या हाई हो सकता है। तो यदि मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इसका लेवल यदि लो है तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो किडनी प्रॉब्लम्स, डायरिया, डिहाइड्रेशन, फ्लूइड लॉस। तो ये सब कंडीशन में जो हमारा जो सोडियम लेवल है तो वो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, ठीक है। और यदि हाई होता है
तो इसका मतलब है कि आप डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से सोडियम का लेवल हाई होगा। और या तो लो फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, इसकी वजह से भी इसका जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। यानी यहाँ जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनमें से किसकी प्रेजेंस को पता लगाने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं स्टूल का। आपके ऑप्शन है फैट, पस, पैरासाइट्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज म्यूकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासाइट्स। मतलब हम लोग पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर द कलेक्शन ऑफ CSF द इजीएस्ट पंचर कैन बी डन एट विच वर्टिब्रल इंटरस्पेस। यानी किस वर्टिब्रल इंटरस्पेस से हम लोग CSF सैंपल को कलेक्ट करते हैं। आपके ऑप्शन है T2 T3 T6 C6 T1, थर्ड ऑप्शन इज T5 T6 एंड द लास्ट ऑप्शन इज L3 L4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, L3 L4। यानी लंबर पंचर जो है, यानी नंबर 3 और नंबर 4 जो है, इस वर्टिब्रा से हम लोग कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इन अ स्पूटम टेस्ट आफ्टर द स्मेयर इज स्टेन्ड विथ जेल नेल्सन टेक्निक AFB अपीयर्स। यानी हम लोग जेल नेल्सन टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं स्टेनिंग के लिए, तो वहाँ पे जो AFB होता है वो कैसा दिखता है, एसिड फास्ट बेसिलस कैसा दिखता है। आपके ऑप्शन है ब्लैक अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, रेड अगेंस्ट अ ब्लू बैकग्राउंड, रेड अगेंस्ट अ येलो बैकग्राउंड एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्लैक अगेंस्ट अ रेड बैकग्राउंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड अगेंस्ट अ ब्लू बैकग्राउंड। याद रखना है कि स्पूटम टेस्ट जो हम लोग करते हैं तब स्मेयर जो बनाते हैं वहाँ पे AFB जो होता है एसिड फास्ट बेसिलस वो कैसा अपेयर्स होता है, तो रेड अगेंस्ट अ ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन CSF इज। यानी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन का CSF में कितना होता है। आपके ऑप्शन है 5 to 10 mg पर डेसीलीटर, 100 to 120 mg पर डेसीलीटर, थर्ड ऑप्शन इज 15 to 45 mg पर डेसीलीटर। इसका लास्ट ऑप्शन है 80 to 100 mg पर डेसीलीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 to 45 mg पर डेसीलीटर इज द राइट आंसर। Question number 50, identification of white blood cell in stool becomes easy with the addition of। आपके ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक एसिड एंड द लास्ट ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। यानी जो वाइट ब्लड का जो सेल्स होता है यदि स्टूल में होता है तो उसको हम आसानी से देख पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके लिए हमको एसिटिक एसिड उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अकल्ट ब्लड इज टेस्टेड बाय। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्रेविमेट्रिक मेथड, थर्ड ऑप्शन इज ट्रिट्रीमेट्रिक मेथड एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑर्थोटोलेडिन टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्थोटोलेडिन टेस्ट। यानी ऑर्थोटोलेडिन टेस्ट से हम लोग अकल्ट ब्लड का पता लगाते हैं। ठीक है, यानी एक मेथड है जिससे हम लोग जो स्टूल है, स्टूल में ब्लड है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोटोलेडिन मेथड का। अब एक आता है आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसके बारे में आपको पता है कि ये जो है प्री डायबिटीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है, तो इस सब को पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या तो इंसुलिन रेसिस्टेंस, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि पेशेंट को जो है पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है, ड्रिंक दिया जाता है, उसके बाद उसके ब्लड ग्लूकोज का मेज़रमेंट लिया जाता है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी है ब्लड में। उससे मतलब ग्लूकोज देने से पहले और ग्लूकोज देने के कुछ इंटरवल के बाद जो है बारी बारी उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड जो है ये एक आप बोल सकते हो ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग जो है एनालाइट को पता लगाते हैं, एनालाइट के बारे में। यानी हम लोग जो आयंस जो एनालाइज हो रहा है उसके बारे में हम लोग इस ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा हम पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक है ट्राइट्रीमेट्रिक मेथड। जो ट्राइट्रीमेट्रिक मेथड है इसमें जो है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सॉल्यूशन जो है, कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें कितना सब्सटेंस ऐड है, सब्सटेंस के बारे में पता लगाते हैं। इसमें हम कंपेयर करवाते हैं, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ इसमें कंपैरिजन करके हम लोग सूटेबल रिएजेंट के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 52, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल स्पूटम इज। जो नॉर्मल स्पूटम होता है उसका केमिकल कंपोजिशन कितना होता है? आपके ऑप्शन है 95% वाटर एंड द 5% सॉलिड। सेकेंड ऑप्शन इज 50% वाटर एंड 50% सॉलिड। थर्ड ऑप्शन इज 60% वाटर एंड 40% सॉलिड एंड द लास्ट ऑप्शन इज 80% वाटर एंड 20% सॉलिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 95% वाटर एंड 5% सॉलिड। Question number 53. The presence of leukocyte in CSF makes the CSF look. यदि ल्यूकोसाइट CSF में प्रेजेंट होता है तो CSF कैसा दिखता है? आपके ऑप्शन है रेडिश, ब्राउनिश, कलरलेस एंड द लास्ट ऑप्शन इज टर्बिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टर्बिड। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following is not a physiological cause for टर्बिडिटी ऑफ यूरिन? यानी टर्बिडिटी ऑफ यूरिन के लिए जो कोई फिजियोलॉजिकल काउज नहीं है इसमें से। आपके ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स, प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रिस्टल्स, प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स। यानी ये जो ब्लड सेल्स के प्रेजेंस जो होता है ये कोई फिजिकल काउज नहीं है, फिजियोलॉजिकल काउज नहीं है टर्बिडिटी के लिए। यदि टर्बिडिटी होता है यूरिन का तो ये इंडिकेट करता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके बहुत सारे जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के भी एबनॉर्मल्स क्वांटिटी में होने की वजह से जो होता है ये टर्बिडिटी शो होता है, क्लाउडी अपीयरेंस जो होता है यूरिन का शो होता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55. इन द 4 लेयर फॉर्म्ड बाय सिंपल सेडिमेंटेशन मेथड इन स्टूल पार्टिकल्स आर फाउंड इन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो 4 लेयर फॉर्म्ड होता है सिंपल सेडिमेंटेशन में तो वहाँ पे स्टूल पार्टिकल्स किस लेयर में प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शन है सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर एंड द लास्ट ऑप्शन इज थर्ड लेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंड लेयर। यानी स्टूल जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? स्टूल सेकेंड लेयर में। Question number 56. Sudan dye used in the microscopic examination of stool will stain neutral fat. तो आपको बताना है कि जो स्टूल में न्यूट्रल फैट प्रेजेंट होता है वो कैसा स्टेन होता है सुडान डाई से यदि इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। आपके ऑप्शन है फ्रॉम पेल ऑरेंज टू रेड, सेकेंड ऑप्शन इज फ्रॉम पेल येलो टू ग्रीन एंड द थर्ड ऑप्शन इज पेल ब्लू टू ब्लैक एंड द लास्ट ऑप्शन इज पेल येलो टू ब्राउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रॉम पेल ऑरेंज टू रेड। यानी पेल ऑरेंज से कैसा होता है? रेड कलर हो जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल पीएच ऑफ सीमन इज। सीमन का जो पीएच होता है नॉर्मल पीएच कितना होता है? आपके ऑप्शन है 7.5, सेकेंड ऑप्शन इज 9, थर्ड ऑप्शन इज 5.5 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 4.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.5, ठीक है। तो नॉर्मल पीएच जो होता है सीमन का वो कितना होता है? तो 7.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58. द रस्ट कलर्ड स्पूटम इज फाउंड इन। यानी जो कलर्ड होगा स्पूटम का वो रस्ट कलर्ड होगा, वो कब पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है फिशरोमोनास इन्फेक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज एक्यूट कार्डियक इन्फेक्शन, थर्ड ऑप्शन इज अस्थमा एंड द लास्ट ऑप्शन इज पल्मोनरी इन्फेक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थमा। यानी अस्थमा के केस में जो कलर्ड होता है स्पूटम का वो कैसा होता है? तो रस्ट कलर्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट का जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं? आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर, फॉर्मलिन बाइकार्बोनेट, द लास्ट ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मलिन बाइकार्बोनेट। यानी स्टूल काउंट के लिए या स्पर्म काउंट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं तो कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो फॉर्मलिन बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज लो इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। यानी आपको बताना है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूरिन का वो लो होता है, इसमें से कौन से कंडीशन में? आपके ऑप्शन है डायबिटीज इंसिपिडस, सेकेंड ऑप्शन इज डायबिटीज मेलाइटस, थर्ड ऑप्शन इज डिहाइड्रेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो ऑफ किडनी।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायबिटीज इंसिपिडस। तो सबसे पहले हम लोग अभी बारी बारी से देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस वाला एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, एक ये अनकॉमन कंडीशन आप बोल लो कि इसमें जो किडनी है, किडनी जो एक्सेस वाटर होता है उसके एक्सक्रीशन को ये प्रिवेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, इस कंडीशन में। यानी इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होगा, और साथ में बहुत ज़्यादा जो थ्रस्ट वाला जो कंडीशन होता है वो भी इसमें क्रिएट होगा, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस में और भी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो तो बिल्कुल बैलेंस होता है, ठीक है, यानी ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो किडनी होता है वो जो फ्लूइड बैलेंस होता है बॉडी का, वो उसको बैलेंस नहीं कर सकता है, ठीक है, फ्लूइड के बैलेंस को बनाए नहीं रख सकता है किडनी इस कंडीशन में। और यदि हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि आपको पता है कि शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस वाले में नॉर्मल होता है ब्लड शुगर लेवल, लेकिन मेलाइटस वाले में जो होता है ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में होता है क्या है कि जो ब्लड शुगर इस्तेमाल हमारा बॉडी क्या करता है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेलाइटस वाले कंडीशन में जो ब्लड शुगर होता है उसका इस्तेमाल हमारा बॉडी एनर्जी के लिए नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए और बात कर लें दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस, इन दोनों में क्या होता है, दोनों में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन दोनों में होता है, और थ्रिस्ट वाला जो कंडीशन है तो वो भी दोनों में होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एबनॉर्मल क्रिस्टल इन यूरिन। आपको यहाँ बताना है इनमें से एबनॉर्मल क्रिस्टल कौन सा है यूरिन में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज सिस्टीन एंड द लास्ट ऑप्शन इज ट्रिपल फॉस्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टीन। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग बात कर लेते हैं एबनॉर्मल क्रिस्टल और नॉर्मल क्रिस्टल। देखिए दो टाइप का क्रिस्टल प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन में, ठीक है। और यूरिन लाइसिस जो है एक टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौन कौन सा सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप का जो सब्सटेंस यूरिन में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग यूरिन लाइसिस के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो यूरिन में क्या होता है, बहुत सारे जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस में वो केमिकल जो होते हैं वो सोलिडिफाई हो जाते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टल यूरिया भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल क्रिस्टल है उसमें कौन कौन से आएंगे, तो यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, हैप्यूरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम बायूरेट क्रिस्टल्स। तो ये सारे जो क्रिस्टल हैं ये सब नॉर्मल क्रिस्टल हैं। और एबनॉर्मल क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं तो बिलीरुबिन क्रिस्टल्स, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, सिस्टीन क्रिस्टल्स, ठीक है, थायरोसिन क्रिस्टल्स। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब जो है ये सब हमारे एबनॉर्मल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द नॉर्मल काउंट ऑफ स्पर्म इज। नॉर्मल काउंट आपको स्पर्म के बताने हैं। आपके ऑप्शन है 40 to 300 मिलियंस पर एम एल, सेकेंड ऑप्शन इज 5 to 10 मिलियंस पर एम एल, थर्ड ऑप्शन इज 2 to 4 मिलियंस पर एम एल एंड द लास्ट ऑप्शन इज 10 to 15 मिलियंस पर एम एल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 to 300 मिलियंस पर एम एल, ठीक है। यदि हम लोग नॉर्मल वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो 2 to 4 एम एल ये इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है, ठीक है। यदि हम अब बात कर लेते हैं कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशन थी, यदि 15 मिलियन से नीचे होता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होगा, ठीक है। और यदि 20 to 30 होता है तो एडिक्वेट होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फंगस आर प्रोड्यूस अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय स्टेफाइलोकोकाई वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय। यानी फंगस क्या करता है, एक प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस को जो डिस्ट्रॉय कर देता है स्टेफाइलोकोकाई को। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा। आपके ऑप्शन है लुइस पास्टर, सेकेंड ऑप्शन इज रॉबर्ट कोच, थर्ड ऑप्शन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड द लास्ट ऑप्शन इज एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलियम का खोज किया गया था, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है वो हमारे क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ये कौन से किसे इसका खोज किसे हुआ था, तो पेनिसिलियम से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं किसके एग्जामिनेशन के लिए, लिविंग एलिमेंट्स, डेड एंड ड्राइड ऑब्जेक्ट्स, थर्ड ऑप्शन इज वेट फिल्म्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज लिविंग बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डेड एंड ड्राइड ऑब्जेक्ट, यानी डेड एंड ड्राइड ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। What is the unit of measurement used in bacteriology? बैक्टीरियोलॉजी में मेजरमेंट करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? आपके ऑप्शन है न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन इज जूल, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोन एंड द लास्ट ऑप्शन इज पास्कल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोन। क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का जो साइज होता है काफ़ी छोटा होता है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग माइक्रोन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यदि न्यूटन के बारे में बात करते हैं तो न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, जूल वर्क डन का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। तो एक सिंपल सा बच जाता है थर्ड ऑप्शन माइक्रोन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द रेगुलर टेम्परेचर मेंटेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन द इंक्यूबेटर? इंक्यूबेटर में बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, डेवलप करवाने के लिए रेगुलर टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है? आपके ऑप्शन है 48 to 50 डिग्री सेल्सियस, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन इज 18 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड द लास्ट ऑप्शन इज 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। यानी हम लोग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेगुलर मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जिससे कि बैक्टीरिया इजीली डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द प्रेजेंस ऑफ वायलेट स्फेरिकल बैक्टीरिया ऑन ग्राम स्टेनिंग इन्फर्स। तो आपको बताना है कि जो वायलेट स्फेरिकल बैक्टीरिया है, ठीक है, जो वायलेट कलर का, जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो वायलेट कलर का जो बैक्टीरिया हमको दिखेगा स्फेरिकल शेप का, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव कोकाई है या ग्राम पॉजिटिव बेसिली है या ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। कोकाई तो आपको पता है कोकस शेप का होता है, ठीक है, राउंड शेप का। तो जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होगा वो हमारा किस शेप का, मतलब वो होगा कलर कैसा होगा? वायलेट होगा और स्फेरिकल होगा शेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिंसिपल कंस्ट्रेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल? तो इसमें से आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे प्रिंसिपल कंस्ट्रेंट्स क्या है बैक्टीरियल सेल का, जिससे कि बैक्टीरिया हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है बैक्टीरिया का उसी कंस्ट्रेंट से बना हो। आपके ऑप्शन है वाटर, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन इज पॉलीसेकेराइड्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज लिपिड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द कलर कोड रेड इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द डिस्पोजल ऑफ। जो रेड कलर का जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, तो रेड कोड जो होता है, कलर कोड रेड जो है वो क्या इंडिकेट करता है, किसके डिस्पोजल को इंडिकेट करता है? आपके ऑप्शन है लिक्विड वेस्ट, शार्प वेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज एनिमल वेस्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, यानी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट को हम लोग रेड कलर का जो कंटेनर होता है उसमें डालते हैं। ठीक है, मेनली जो लिक्विड वेस्ट होता है तो लिक्विड वेस्ट को हम लोग येलो कलर में डालते हैं। जो शार्प होता है उसको हम लोग ब्लू कंटेनर होता है, ठीक है, ब्लू कलर कोड वाला कंटेनर, उसमें हम लोग डालते हैं। और जो जनरल वेस्ट होता है उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर का जो कलर कोडिंग वाला जो होता है कंटेनर, उसके अंदर हम लोग जनरल वाले वेस्ट को डालते हैं। मेनली ब्लैक कलर का जो आता है जनरल के लिए हम लोग ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जनरल वेस्ट के लिए, तो ये आपको एक ख्याल में रखना है। नॉन इन्फेक्टेड यदि हो कोई ऑब्जेक्ट ये वेस्ट है तो उसको भी हम लोग ग्रीन में या ब्लैक में रखते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें येलो वाले के बारे में, तो जो भी जितने भी इन्फेक्शियस वाले जो भी होंगे, एनिमल वेस्ट हों या ह्यूमन सॉलिड्स जो हमारे जैसे कि प्लास्टर्स होता है, तो उसको हम लोग येलो वाले कंटेनर में डालेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ। तो आउटर लेयर जो बैक्टीरियल सेल का होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? आपके ऑप्शन है वैक्यूल्स, राइबोसोम, सेल वॉल एंड द लास्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियर बॉडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इसका राइट आंसर है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वैक्यूल्स क्या एक बबल्स के फॉर्म का होता है, वो एयर से उसमें आप समझ सकते हो। वैक्यूल जो होगा एक स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस। ठीक है,
राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। न्यूक्लियर बॉडी के बारे में पता ही है, सेंटर में होता है और ये एक तरह से आप बोल सकते हो जो न्यूक्लियस होता है पूरे सेल्स का कोऑर्डिनेशन करता है न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट पोजेसेस अ फ्लैजिला एक्सटीरियर टू इट्स सेल, यानी इसमें से आपको बताना है कि किसके पास फ्लैजिला नहीं होता है। एक्सटीरियर यानी बाहर, सेल्स के बाहर जो होगा, फ्लैजिला यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, वो किन में इनमें से कौन सा है जिनके पास वो फ्लैजिला नहीं होगा, कौन से सेल में। आपके ऑप्शन है स्पायरोकेट्स, सेकेंड ऑप्शन इज विब्रियो कोलेरा, थर्ड ऑप्शन इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैम्फाइलोबैक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पायरोकेट्स, यानी स्पायरोकेट्स जो होता है उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। हु वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में वो कौन सा साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया और उसके बारे में रिपोर्ट किया। आपके ऑप्शन है एंटोनी वॉन लियोनहुक, वॉन प्लांसीज, थर्ड ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक एंड द लास्ट ऑप्शन इज पुरकिंजे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोनी वॉन लियोनहुक, ठीक है। लिविंग सेल्स को देखने का सबसे पहला श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। यदि हम रॉबर्ट हुक के बारे में बात करें तो सबसे पहले सेल्स के बारे में ऑब्जर्व इन्होंने किया था सेल को, ठीक है, 1665 में। फिर एंटोनी वॉन लियोनहुक जो है इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, ठीक है। बाद बाकी पुरकिंजे जो है, पुरकिंजे फाइबर जो है उसके बारे में, एक फाइबर जो प्रेजेंट होता है सेल्स में, उसको इन्होंने पुरकिंजे के द्वारा खोजा गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन यूरिन। आपके ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। देखिए आपको पता ही है कि कैल्शियम जो है, जो हमारा नॉर्मल क्रिस्टल्स के फॉर्म में, हमने नॉर्मल क्रिस्टल और एबनॉर्मल क्रिस्टल दोनों बताया था आपको कि यूरिन में ये दोनों टाइप के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मल क्रिस्टल के रूप में कैल्शियम ऑक्सीलेट के फॉर्म में, कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। यूरिन इज एन आइडियल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ। यूरिन जो होता है आइडियल मीडियम होता है किसके ग्रोथ के लिए। आपके ऑप्शन है फंगस, बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन इज पैरासाइट एंड द लास्ट ऑप्शन इज वायरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। यूरिन जो होता है एक आइडियल मीडियम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन इन विच कंडीशन। आपके ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस, स्टार्वेशन, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड द लास्ट ऑप्शन इज डायबिटीज इंसिपिडस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, डायबिटीज मेलाइटस एंड स्टार्वेशन। डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट जो होता है उसमें, और स्टार्वेशन, ये दोनों में जो होता है कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी में पाया जाता है। यूरिन जब हम यूरिन को यदि हम टेस्ट करते हैं इस कंडीशन में, डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन में या स्टार्वेशन के कंडीशन में, तो वहाँ पे यूरिन के में क्या होगा, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कीटोन यूरिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि कीटोन बॉडी जो होता है यूरिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यदि कभी आ जाए कि जब कीटोन बॉडी यूरिन में प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो कीटोन यूरिया, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कीटोन बॉडीज है तो ये नॉर्मली कैसे प्रोडक्शन इसका कैसे होता है। तो एक तरह से ये नॉर्मल रिस्पॉन्स करता है कि जैसे मान लेते हैं कि ग्लूकोज का यदि शॉर्टेज हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये हमारा इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ होता है कि हमारा जो फैटी एसिड है वो फ्यूल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तब वहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। विच फ्लूइड इज प्रेजेंट अराउंड द लंग्स। लंग्स के अराउंड कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शन है प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, थर्ड ऑप्शन इज पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड द लास्ट ऑप्शन इज साइनोवियल फ्लूइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड है जो कि लंग्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। अब यदि हम बात कर लेते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड के बारे में, तो पेरिटोनियल फ्लूइड जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में तो वहाँ आपका फॉर्म होता है, ठीक है, और ये लुब्रिकेट करता है जो टिश्यू जो होते हैं, जो एब्डोमिनल वॉल्स और पेल्विक कैविटी के लाइंस में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको ये लुब्रिकेट करने का काम करता है पेरिटोनियल फ्लूइड। और जो मोस्टली जो ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, वो सारे कवर्स होते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड से ही,
ठीक है। यदि हम पेरिकार्डियल फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे कहाँ होता है, तो हार्ट के अराउंड ये होगा फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड तो पता ही है कि जॉइंट्स में जो फ्लूइड्स होता है वो क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच फ्लूइड इज प्रेजेंट अराउंड द जॉइंट्स। इससे पहले क्वेश्चन में हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा था। आपके ऑप्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, थर्ड ऑप्शन इज साइनोवियल फ्लूइड एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है जॉइंट्स के अराउंड ये फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द नॉर्मल CSF प्रेशर इन एडल्ट। तो नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है एडल्ट में। आपके ऑप्शन है 70 to 150 mm Hg, 70 to 150 mm वाटर एंड द थर्ड ऑप्शन इज 120 to 150 mm Hg एंड द लास्ट ऑप्शन इज 120 to 150 mm वाटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 to 150 mm वाटर। ये जो CSF का प्रेशर होता है एडल्ट में ये नॉर्मल इतना होता है, 70 to 150 mm वाटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, साइनोवियल फ्लूइड कैन बी स्टेन्ड बाय। आपके ऑप्शन है टर्क्स फ्लूइड, हेम्स फ्लूइड, थर्ड ऑप्शन इज मिथिलिन ब्लू एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिलिन ब्लू। यानी हम लोग साइनोवियल फ्लूइड को स्टेन किसके द्वारा करते हैं, तो मिथिलिन ब्लू से हम लोग इसको स्टेन करते हैं। यदि हम लोग टर्क्स फ्लूइड और हिम्स फ्लूइड के बारे में देख लेते हैं तो टर्क्स फ्लूइड जो है WBC जो हमारा होता है उसके न्यूक्लियाई को स्टेन करता है ताकि हम उसको इजीली हम लोग उसको देख सकें और उसको काउंट कर सकें। या तो आप बोल सकते हो कि WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है हमारा टर्क्स फ्लूइड। और यदि हिम्स फ्लूइड के बारे में बात करें तो हिम्स फ्लूइड जो है वो RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन इज पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का केमिकल नेम है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन 6 एंड द लास्ट ऑप्शन इज विटामिन B2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B6। यानी पायरिडॉक्सिन जो है B6 को हम लोग केमिकल नेम उसका क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। यदि इसी तरह विटामिन ए का यदि केमिकल नेम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन सी का पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B2 का पूछा जाए तो राइबोफ्लेविन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए एम्स के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसी तरह हमारे वीडियोस पे बने रहें, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लगातार लाता रहूँगा और जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर होते रहे। और भी कुछ जानकारी जो लैब से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ भी होगी वो भी मैं आप लोगों को उपलब्ध ज़रूर कराऊँगा। तो बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।